डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 को। और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है टॉपिक नंबर 2.2। यूनिट 2 है हमारा थर्मल पावर प्लांट। टॉपिक्स जो अब कवर करने वाले हैं वो है 2.2, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट, इक्विपमेंट्स ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट एंड डिटेल में वर्किंग ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट। मेजर कंपोनेंट्स जो एक थर्मल पावर प्लांट में होते हैं वो है हमारे कोल हैंडलिंग प्लांट, पल्वराइजिंग प्लांट, ड्राफ्ट और ड्रॉट फैन, बॉयलर, एश हैंडलिंग प्लांट, टर्बाइन एंड जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर एंड पॉन्ड्स, फीड वाटर हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड रीहीटर, एयर प्रीहीटर, alternator with exciter, protection and control equipments and instrumentation. ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का। डिटेल में अगर हम देखें तो इसको हम ब्रीफ में अभी स्टडी करेंगे। डिटेल में इसी फिगर को हम नेक्स्ट सीरीज में वापस कंटिन्यू करेंगे। कोल स्टोरेज, यहाँ पे कोल को स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये स्टोर्ड कोल जो है वो कोल हैंडलिंग यूनिट में आता है। यहाँ पे कोल का ट्रीटमेंट होता है और फिर ये कोल जो है बॉयलर को दिया जाता है। बॉयलर में जो कोल को हमने बर्न किया है उसकी हीट से वाटर को हीट किया जाता है। बॉयलर से निकलने वाली जो स्टीम है वो सुपर हीटर में जाती है। सुपर हीटर में जो स्टीम है हमारी उसको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे लेके जाते हैं। सुपर हीटर से निकलने के बाद जो हमारी स्टीम है उसे हम इकोनोमाइजर में भी सेंड करते हैं। इकोनोमाइजर में स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे इसको इतना हीट किया जाता है कि वो अबव बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए। ये हमारा इनटेक है एयर का। ये एयर प्री हीटर है जो हमारे एयर फ्लू गैसेस जो है उसके टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हैं। एक्स्ट्रा गैसेस जो होती है वो चिमनी से बाहर निकल जाती है और एयर प्री हीटर में से ही फ्लू गैसेस के टेम्परेचर को लेते हुए हम इसको वापस बॉयलर में देते हैं। बॉयलर में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ जाता है ऐश का, वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में चला जाता है और वहां से ये ऐश स्टोरेज प्लांट में जाता है और फिर डिफरेंट तरीकों से इस ऐश को डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसको हम डिटेल में आगे कंसिडर करेंगे। सुपर हीटर के बाद जो आगे सर्किट को हम देखें तो मेन वाल्व से होते हुए स्टीम हमारी टरबाइन में आती है। टरबाइन में जो हमारे स्टीम की हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और टरबाइन से ही कपल किया हुआ होता है हमारा जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर भी, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और फिर हम 3 फेज सप्लाई जो है वो आउटपुट में दे देते हैं। टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है वो एग्जॉस्ट स्टीम हमारे कंडेंसर में जाती है और ये हमारा कूलिंग सिस्टम का सर्किट बनता है, जो डिटेल में आगे वाले टॉपिक्स में कंसिडर किया गया है। फिर लो प्रेशर हीटर है। लो प्रेशर हीटर के से बॉयलर फीड पंप में जाता है और फिर यही पार्ट जो है वो हमारे इकोनोमाइजर के लिए इनपुट बन जाता है। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। मेन कंपोनेंट्स इसमें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं और एक एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है और वो कैसे काम करता है उसको अब आने वाले यूनिट्स में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे।
इंट्रोडक्शन। स्टीम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है फॉर प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल एनर्जी। स्टीम को यूज में लेके हम लोग स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन को चलाते हैं। स्टीम की अपनी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। उस एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो स्टीम जो है वो बहुत जल्दी हम स्टीम को रेज कर सकते हैं या स्टीम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जहां पर भी हमारे पास पूरी बल्क क्वालिटी में वाटर उपलब्ध होता है वहां पे। स्टीम जो है वो हमारे पावर प्लांट के बाकी इक्विपमेंट्स के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्टीम से वो एक स्टेबल टेम्परेचर हमें मिल सकता है, जो कि एक पावर प्लांट के लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। वो है अ फर्नेस फॉर बर्निंग द फ्यूल, स्टीम जनरेटर और बॉयलर फॉर स्टीम जनरेशन, अ पावर यूनिट लाइक इंजन या टरबाइन जो कन्वर्ट करता है हमारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, एक जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और एक पाइपिंग सिस्टम होता है। पाइपिंग सिस्टम जो है वो कैरी करता है हमारे स्टीम और वाटर सप्लाई को। वर्किंग ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 4 सर्किट्स। तो ये 4 सिंपल सर्किट्स हैं जिसमें हमारे पूरे पावर प्लांट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करा जा सकता है। पहला सर्किट जो है वो है फ्यूल। फ्यूल जो हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं वो कोल है, तो फ्यूल एंड ऐश सर्किट, एयर एंड फ्लू गैस सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, और 4th सर्किट जो है वो है हमारा कूलिंग वाटर फ्लो सर्किट। इन सर्किट्स को डिटेल में एक एक अभी आगे कंसिडर कर रहे हैं। कोल एंड ऐश सर्किट। कोल एंड ऐश सर्किट, कोल जो है वो डिलीवर किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, कोल हैंडलिंग होती है, फिर उसको बॉयलर फर्नेस में भेजा जाता है, ऐश हैंडलिंग होती है और ऐश स्टोरेज होता है इस सर्किट में। कोल जो है वो कोल माइंस से लाया जाता है शिप्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू या फिर ट्रक्स के थ्रू। जो कोल हमें मिल रहा है वो बहुत बड़े साइज में भी हो सकता है, इसलिए उसको थर्मल पावर प्लांट में यूज में लाने के लिए एक प्रॉपर साइज में ब्रेक किया जाता है, जिसके लिए हम क्रशर्स और ब्रेकर्स यूज करते हैं। फिर जब हम उसको एक प्रॉपर आकार या प्रॉपर साइज में कोल को ले आते हैं, फिर कोल को स्टोर किया जाता है स्टॉक यार्ड्स में। स्टॉक यार्ड में जो स्टोर किया हुआ हमारे पास कोल है वो ट्रांसफर किया जाता है बॉयलर फर्नेस को विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर्स, एलिवेटर्स इत्यादि। कोल जो है वो बॉयलर फर्नेस में जलाया जाता है और कोल के जलने से ऐश प्रोड्यूस होती है। ये ऐश जब फर्नेस से बाहर निकलती है तो ये बहुत गर्म होती है और बहुत ही डस्टी होती है, और इसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी मिली हुई होती है। इसलिए ये जो ऐश जो हमें आउटपुट में मिल रही है, जो एक तरह से पावर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको डिस्पोज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनरली जो करते हैं कि ऐश को डिस्पोज करने से पहले क्विंच किया जाता है। क्विंच करने से मतलब है कि उसके तापमान को कम किया जाता है ताकि कोरोजन या डस्ट कंटेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। जो ऐश हमें मिली है उसको डिस्पोज करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम, मीन्स वाटर के थ्रू मिक्स करके हम कर सकते हैं, वाटर जेटिंग से कर सकते हैं, ऐश सल्यूस के थ्रू हो सकता है, या फिर न्यूमेटिक मीन्स एयर के हेल्प से भी हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। जो हमारे लार्ज पावर प्लांट्स होते हैं उसमें ऐश को जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से डिस्पोज किया जाता है। इस सिस्टम में ऐश को फर्नेस ग्रेट के ऊपर हाई वेलोसिटी वाले स्ट्रीम वाटर में मिक्स किया जाता है और वहां से उसको जो हमारा स्लम्स है या ढलान वाला एरिया है वहां ले जाके स्टोर
स्टोर कर दिया जाता है। ये एक लाइन डायग्राम है हमारा कोल और ऐश सर्किट का, जिसको अलग से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोल और ऐश सर्किट में क्या क्या होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोल डिलीवरी होती है, मतलब कोल आता है, वो चाहे रेलवे, ट्रक या किसी भी फॉर्म में कैसे भी आ सकता है। यहाँ पे कोल अनलोड होता है। कोल अनलोड होने के बाद कोल प्रिपरेशन सेक्शन में जाता है। कोल प्रिपरेशन सेक्शन में कोल को पावर प्लांट के इनपुट के लिए किस तरह का कोल चाहिए, किस साइज का चाहिए, उस साइज में ब्रेक किया जाता है। यहाँ पर उसमें अगर नमी है तो उस नमी को दूर किया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट्स को हटाया जाता है। फिर कोल को यहाँ कोल ट्रांसफर यूनिट में लेके जाते हैं। कोल ट्रांसफर यूनिट के बाद कोल स्टोर किया जाता है। कोल स्टोरेज अलग अलग तरीकों से होती है, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या उससे ज्यादा समय के लिए। तो प्रिपेयर्ड कोल को इधर स्टोर किया जाता है एडवांस में। फिर कोल हैंडलिंग होता है। फिर यहाँ पे बॉयलर फर्नेस होती है जहाँ पे कोल बर्न होता है और हीट जनरेट होती है। कोल के बर्न होने से फिर जो ऐश प्रोड्यूस होती है उस ऐश को हम ऐश हैंडलिंग प्लांट में भेज देते हैं और ऐश हैंडलिंग प्लांट से ऐश स्टोरेज में भेजा जाता है और ऐश स्टोरेज से फिर इसको ऐश को डिस्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सर्किट है वो है वाटर एंड स्टीम सर्किट। वाटर और स्टीम सर्किट जो है इसमें हमारे पास फीड पंप होता है, इकोनोमाइजर होता है, बॉयलर ड्रम्स होते हैं, सुपर हीटर, टर्बाइन, कंडेंसर एक्सेट्रा। ये हमारे वाटर एंड स्टीम सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। फीड वाटर को पंप किया जाता है इकोनोमाइजर में थ्रू हॉट वेल्स। ये जो प्रीहीटेड वाटर होता है ये फ्लू गैसेस के साथ फ्लू गैसेस से हीट लेके और फिर इकोनोमाइजर में जाता है। ये प्रीहीटेड वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है हमारे बॉयलर ड्रम में। प्रीहीटेड वाटर इसलिए सप्लाई करते हैं ताकि स्टीम जो है वो जल्दी रेज की जा सके और कोयले से के जलने से जो हीट को पानी में स्थानांतरित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, इसके कारण पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्टीम हमें मिली है, जो बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होती है, उसको सुपर हीटर में भेजा जाता है और इट इज सुपर हीटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। सुपर हीटर से निकलने वाली जो गैस होती है वो हमारी ड्राई स्टीम होती है और द सुपर हीटेड स्टीम को फिर एक्सपेंड किया जाता है टरबाइन पे ताकि वो अपना काम कर सके और हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सके मैकेनिकल एनर्जी में। फिर टरबाइन से निकलने वाली मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर को दिया जाता है, जहां जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हमारे इलेक्ट्रिकल पावर में। ये जो एक्सपेंडेड या हम कहें एग्जॉस्ट बाहर निकली हुई स्टीम है, इसको पास किया जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में आने के बाद एक स्टीम ऑफ कोल्ड वाटर सर्कुलेट किया जाता है और स्टीम को यहाँ पे कंडेंस किया जाता है। स्टीम वाटर सर्किट को अलग से हम इस वाले फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा जो सर्किट है इसमें हमारे पास एक हॉट वेल है। इस हॉट वेल से वाटर जो है वो फीड पंप में जाता है। फीड पंप से पानी इकोनोमाइजर में जाता है। इकोनोमाइजर से निकल के पानी को प्री हीट किया जाता है और वो प्री हीटेड वाटर जो है वो बॉयलर में जाता है। यहाँ बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है। ये स्टीम सुपर हीटर में जाती है। सुपर हीटर में वेट स्टीम जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है ड्राई स्टीम में। इसका मतलब यहाँ स्टीम के टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और सुपर हीटर से निकलने वाली जो स्टीम है वो टरबाइन में जाती है। टरबाइन में जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको हम एग्जॉस्ट स्टीम को हम कंडेंसर में भेज देते हैं, जहां पे कंडेंसेट होने के बाद एक कंडेंसर पंप होता है और उस वाटर को वापस सर्कुलेट कर दिया जाता है हमारे हॉट वेल में। नेक्स्ट सर्किट है हमारा एयर एंड फ्लू गैस सर्किट।
इस सर्किट में हमारे पास होता है ड्रॉट फैन, एयर प्रीहीटर, बॉयलर फर्नेस, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, डस्ट कलेक्टर, इंड्यूस्ड फैन ड्राफ्ट और चिमनी। एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से लेके और फोर्स की जाती है ड्रॉट फैन के टुवर्ड्स, और वहां से उसको पास किया जाता है एयर प्रीहीटर में। एयर प्रीहीटर में एयर को प्रीहीट किया जाता है जो हमारे फ्लू गैसेस की जो हीट है उनके थ्रू। ये जो प्रीहीटेड एयर होती है ये सप्लाई की जाती है फर्नेस में, और फर्नेस में ये प्रीहीटेड जो एयर है हमारी वो हमारे कंबंशन प्रोसेस को इंक्रीज करती है, और ड्यू टू कंबंशन ऑफ फ्यूल हॉट गैसेस जिसको हम फ्लू गैसेस बोलते हैं वो प्रोड्यूस होती है। ये फ्लू गैसेस फर्नेस में जाती है, वहां पे बॉयलर ट्यूब्स में होते हुए सुपर हीटर ट्यूब्स में जाती है। बॉयलर में वेट स्टीम जनरेट होती है और सुपर हीटर में वेट स्टीम को सुपर हीट कर दिया जाता है फ्लू गैसेस से, और उस वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है जहां पे उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फ्लू गैसेस को पास किया जाता है इकोनोमाइजर में जो हीट देती है हमारे फीड वाटर को। उसके बाद इकोनोमाइजर से जो हमारी एयर है वो एयर प्रीहीटर टू एयर हीट द इनकमिंग एयर को हीट करने के काम में लिया जाता है। उसके बाद उसको पास किया जाता है थ्रू डस्ट कैचिंग डिवाइस या डस्ट कलेक्टर के थ्रू, जहां उसकी डस्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है, और फाइनली बिना डस्ट के जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम है या एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है चिमनी के थ्रू हाई लेवल पे, ताकि ग्राउंड लेवल पे पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा ना हो। ये एक सिंपल डायग्राम है हमारे एयर एंड फ्लू गैस सर्किट का। इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर से जो एयर आती है उसको फैंस के थ्रू हम लोग फैंस के थ्रू लेके जाया जाता है प्रीहीटर में, यहाँ उसको प्रीहीट किया जाता है, फिर उसको बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर में भेजने के बाद वहां पे फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती है और हॉट स्टीम प्रोड्यूस होती है। फिर सुपर हीटर में जाती है वो स्टीम, सुपर हीटर से इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से निकल के डस्ट कलेक्टर में, डस्ट कलेक्ट करने के बाद जो है वो ड्राफ्ट फैंस के थ्रू चिमनी को पास करके और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। नेक्स्ट सर्किट है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। इस सर्किट में हमारे पास एक पंप होता है, कंडेंसर होता है, कूलिंग टावर होते हैं। जो एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन्स हमें बाहर मिलती है उनको यहाँ पे कंडेंस किया जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर हमारे पास कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता है ताकि वो हमारी स्टीम को कंडेंस कर सके, मीन्स ठंडा कर सके। जो स्टीम हमें ठंडी हुई मिल रही है उसकी लेटेंट हीट को हम लोग खींच लेते हैं, और जो सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर है उसको वापस से साइकिल में लाने के लिए रीहीट कर दिया जाता है। ये जो हॉट वाटर होता है ये फिर लेके जाया जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में पानी को स्प्रे के फॉर्म में निकाला जाता है जो कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नोजल्स के थ्रू निकलती है। एटमॉस्फेयर में जो एयर हमारी होती है वो कूलिंग टावर में जाती है, और वो जो ओपनिंग्स है वो टावर के बेस में प्रोवाइड की हुई जाती है। एयर जो है वो पानी की हीट को रिमूव कर देता है, और जो ठंडा पानी है वो वापस से हमारे एक कूलिंग पॉन्ड में जाके इकट्ठा हो जाता है। ये जो कूलिंग पानी है ये सर्कुलेट किया जाता है पंप से और फिर भेजा जाता है कंडेंसर और कूलिंग टावर में, और ये साइकिल फिर बार बार रिपीट की जाती है। तो सेम पानी को ही हम बार बार यूज करते हैं। इसमें कुछ अमाउंट जो है वो सर्कुलेशन के टाइम में वेपराइजेशन के कारण कम हो जाता है, उस पानी की पूर्ति हम लोग कर देते हैं अपने सर्किट कूलिंग पॉन्ड के सर्किट। अब इसमें हमारे पास एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो यहाँ कंडेंसर में आती है, एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंसर में आ रही है,
साथ के साथ कंडेंसर में हमारा ये जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड में से कोल्ड वाटर भी आ रहा है। फिर एग्जॉस्टेड कंडेंस्ड वाटर जो है वो यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है, और जो हॉट वाटर बच जाता है वो हॉट वाटर आके वो इस टावर में आ जाता है, और यहाँ पे कूलिंग टावर में वो ये स्प्रेज के थ्रू यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में और नोजल्स के थ्रू निकाला जाता है, तो हीट बाहर निकल जाती है। ऐसा करते वक्त कुछ वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है और वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो मेक वाटर के थ्रू यहाँ पे पानी के लेवल को मेंटेन किया जाता है और मेक वाटर ऐड कर दिया जाता है, जितना पानी हमारा एटमॉस्फेयर में लूज होता है उतना।